वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज इस क्लास में हम हिंदी के 20 प्रश्न करेंगे जो कि सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, जैसे आपके सुपर टेट एग्ज़ाम आपको 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं हिंदी के और 20 मार्क्स आपको दिया जाता है, वैसे ही उसी फॉर्मेट में यहाँ पर आपको ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है हिंदी की। हिंदी के मात्र 20 क्वेश्चन होंगे इस क्लास में और सारे टॉपिक को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि हिंदी में हमें 20 में से 20 मार्क्स लाने हैं, एक भी मार्क्स उसमें से कटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एग्ज़ाम से पहले काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए करते हैं आज की ये प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है, सकल और शकल का अर्थ क्या होता है? बताइएगा कि यहाँ पर शकल और सकल का अर्थ क्या है। ऑप्शन है कला और कृति, सन और सन्मत, संपूर्ण और अंश, या फिर सबल और निर्बल। तो देखिए, सकल और शकल का सही अर्थ क्या है। देखिए, ऑप्शन सी जो दिया गया है यानी कि संपूर्ण और अंश, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि शकल का अर्थ संपूर्ण होता है और शकल का अर्थ होता है अंश। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? उच्च प्लस आरड़ होता है, उच्च प्लस चारण होता है, उच्चा प्लस रड़ होता है, या फिर उत प्लस चारण होता है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस चारण जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उत प्लस चारण, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये उच्चारण का सही संधि विच्छेद है और आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से उच्चारण का संधि का नाम लिखना है कि उच्चारण शब्द में कौन सी संधि है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि किस शब्द में गुण संधि है? सिंधुर्मी में गुण संधि है, भारतेंदु में है, नारेश्वर में है, या फिर लोकेश्वर में है। तो यहाँ पर भारतेंदु में हमारा गुण संधि पाया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? ऑप्शन है नवग्रह, गांठ कर, महात्मा, या फिर आमरण। तो देखिएगा कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि आ मरण को अगर हम इसका विच्छेद करते हैं समास का, तो क्या हो जाएगा, आ प्लस मरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मरण का तो अर्थ होता है, लेकिन आ का कोई अर्थ नहीं होता है। यानी कि आ जो शब्द है ये निपात है, अव्यय है। तो यहाँ पर इसीलिए क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो ऐसे ही आपको करना है। अगला है, विस्मय स्थायी भाव किस रस से होता है? आपको बताना है ऐसा कौन सा रस है जिसका स्थायी भाव विस्मय होता है। तो देखिएगा, ऑप्शन है हास्य, शांत, अद्भुत और विभत्स से। विस्मय स्थायी भाव होता है अद्भुत का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट चला जाएगा। अगला है, किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए यहाँ पर वीर रस है कि शांत रस है, वात्सल रस है, या फिर हास रस है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक माता का प्रेम है अपने पुत्र के लिए। तो इसलिए जहाँ पर आपको माता का पुत्र के प्रति प्रेम अगर दिख जाए तो वहाँ पर क्या होता है, वात्सल रस होता है। जैसे कि यहाँ पर भी वात्सल रस है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि अर्धसम मात्रिक जाति छंद कौन सा है? रोला है, दोहा है, चौपाई है, या कुंडलिया है। तो यहाँ पर हमारा दोहा जो है इसी में अर्धसम मात्रिक छंद है। यही को हम अर्धसम मात्रिक छंद भी कहते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर जो सही नहीं है वो बताना है। प्रसारण का विलोम संकुचन होगा, या फिर ओजस्वी का निस्तेज होगा, भिग्ग का सभिग होगा, देहाती का शहरी होगा। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको ये बताना है कि जो सही नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि भिग्ग और सभिग्ग, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये भिग्ग और सभिग्ग एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भिग्ग का जो विलोम होता है वो अनभिज्ञ होता है। तो देखिएगा, अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, ऑप्शन है जलज, अम्बुज, मनसिज, या फिर पंकज। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलज, पंकज, ये तो कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन अम्बुज जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा नहीं पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है, मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? मौर होगा, मयूर होगा, मोयूर होगा, या फिर मऊर होगा। क्या होगा यहाँ पर मोर का तत्सम?
तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से उठा लिए जाते हैं, संस्कृत की तरह ही दिखते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत की तरह आपको कौन सा शब्द दिख रहा है? मयूर है। मयूर ही हमारा आंसर हो जाएगा कि मोर का तत्सम मयूर होता है। अगला है कि शब्द के सभी शब्द यौगिक हैं। ऑप्शन ए में है घोड़ा, किताब, अजायब घर, मस्जिद। ऑप्शन बी है रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल। और ऑप्शन सी चाय, जूता, पहलवान, दर्शक। और ऑप्शन डी है मोबाइल, चम्मच, साड़ी या हवा। तो यौगिक शब्द जो होते हैं वे दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है किस ऑप्शन में दो शब्दों से मिलकर सारे शब्द बने हैं। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है इसमें अगर घोड़ा को अगर हम तोड़ दें तो घो प्लस ड़ा, तो इसमें कोई अर्थ नहीं होगा, दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। किताब को भी अगर हम अलग करते हैं की प्लस ताप, तो भी इसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन अजायब घर को अगर हम अलग करें अजायब प्लस घर, तो इसका अर्थ होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं, यानी कि ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें सारे शब्द यौगिक हों। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, रसोई घर, रसोई प्लस घर, अन्न प्लस पढ़, पुस्तक प्लस आलय और राज प्लस महल। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो यौगिक शब्द यही कहलाते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनाए जाते हैं और सार्थक शब्द होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। देखिए ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी की लिपि क्या होती है। हिंदी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद। तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन हैं। देखिए बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला है नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं? शहरी कहते हैं, नगर वधु कह देंगे अगर कोई नगर में रहेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी तो ऐसे ही कट जाएगा। शहरी उसे कहते हैं जो शहर में रहता हो। नौकर, अगर हम नगर में जो भी व्यक्ति रहते हैं उसे नौकर तो नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए ये भी ऑप्शन कट जाता है और बचता है हमारे पास एक ऑप्शन जो कि है ऑप्शन नंबर बी, नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि है संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं, शाम कहते हैं, रात कहते हैं या फिर छाया कहते हैं? तो बताइएगा उसे हम क्या कहते हैं। तो संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसे हम गोधूली कहते हैं, जिस वक्त में जो गऊ होती हैं या फिर जो भी जानवर होते हैं चर करके अपने स्थान पर आते हैं, यही होता है गोधूली का समय। अगला है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है? स प्लस भावना, स प्लस दभावना, सद प्लस भावना या सत प्लस भावना। तो सद्भावना का सही संधि विच्छेद हो जाता है सत प्लस भावना। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। लेकिन आपको इसकी संधि कौन सी है ये आपको कमेंट में बतानी होगी। देखिए अगर आप कमेंट में इसका आंसर लिखते हैं और आप ध्यान से पढ़ते हैं तब आपको कई सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं, आपका संधि का टॉपिक आपको फिर से रिकॉल हो जाएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें हम आपको कमेंट में लिखने के लिए कहते हैं, तो आप इसको ज़रूर लिखा करिए। अब आगे देखिए अगला प्रश्न है गद्यांश का, जहाँ पर एक गद्यांश दिया जाएगा आपको, उसी में से सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो देखिए ये गद्यांश जो है इसको हम पहले पढ़ते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गद्यांश है पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण में सभी सजीव तथा निर्जीव अवयवों के आदान प्रदान के द्वारा एक साम्य अवस्था बनी रहती है जिससे जीव जंतु तथा पौधे संतुलित विकास करते हैं। परंतु किसी भी कारणवश यदि पर्यावरण का एक घटक या अवयव कम या अधिक हो जाए या कोई भी अन्य पदार्थ कम या अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाए तो पर्यावरण असंतुलित या फिर दूषित हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। तो देखिएगा ये गद्यांश था, बहुत ही छोटा सा गद्यांश था। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी के बेस पे। तो जो गद्यांश आपने अब तक पढ़ा है इसका शीर्षक क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन है पर्यावरण प्रदूषण, आसपास का वातावरण, संतुलित विकास या फिर सजीव निर्जीव अव्यय। तो देखिए इस गद्यांश का जो शीर्षक होगा ये पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला है कि निर्जीव का क्या अर्थ होगा? नीर वाला जीव, जीवन रहित, निकट का जीव या फिर जीवित।
तो निर्जीव जो होता है इसका अर्थ जीवन रहित होता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि पर्यावरण के किसी घटक के कम या ज़्यादा होने से क्या होता है? विनाश हो जाता है, खतरा होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है या रोगों का फैलाव हो जाता है। तो दोस्तों पर्यावरण के किसी घटक के अगर कम होने या अधिक होने से जो होता है उसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न काफ़ी पसंद आए होंगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो आप इस तरह की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल पर डेली यहाँ पर देखिएगा और आपको ऐसी ही प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाएगी। तो दोस्तों ये आज की क्लास आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।